नमस्कार दोस्तों। अगर आपको दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ऐसी कहानियां जो अंत तक आपको बांधे रखती हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। कैलिफोर्निया के तट पर जब सुबह की पहली किरण प्रशांत महासागर के खारे पानी को छूती है, तो 101 फ्रीवे एक अंतहीन काली पट्टी की तरह धुंध में ओझल दिखता है। यही से शुरुआत होती है माइक डेविस की, जो एक ऐसा चोर है जिसने अपराध को कोई गंदा काम नहीं बल्कि एक कला और विषय मान लिया है। माइक अपनी 1968 की गहरे हरे रंग की शेवरले कैमरो को केवल एक मशीन नहीं मानता, बल्कि उसे अपने सिद्धांतों का कवच समझता है। उसका पूरा अस्तित्व क्राइम 101 नामक एक सख्त पाठ्यक्रम पर आधारित है, जहां अनुशासन ही जीवन है। माइक का मानना है कि एक पेशेवर को कभी भी किसी के ध्यान में नहीं आना चाहिए। उसके लिए अदृश्यता ही सबसे बड़ी दौलत है। वो सालों से इसी फ्रीवे पर कीमती पत्थरों और गहनों की डकैती कर रहा है, लेकिन उसने कभी कोई खून नहीं बहाया, कभी कोई सुराग नहीं छोड़ा और कभी भी पुलिस की रडार पर नहीं आया। उसका नियम सरल है, यदि आपको बंदूक चलानी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी योजना में हार चुके हैं। वो भीड़ का हिस्सा बनकर गायब होने में माहिर है, एक ऐसा साया जो आता है, अपना काम करता है और धुंध में विलीन हो जाता है। माइक का चरित्र चित्रण एक ठंडे, शांत और बेहद चतुर रणनीतिकार का है, जिसकी आंखों में एक प्रकार की शून्य शांति है। वो किसी भी प्रकार के नशे, जुए या फालतू के शौक से दूर रहता है, ताकि उसका दिमाग हमेशा तेज बना रहे। लेकिन इस पत्थर जैसे इंसान के भीतर भी एक कोमल कोना तब उभरता है जब उसकी मुलाकात माया से होती है। माया का उसके जीवन में आना एक ऐसी दुर्घटना थी जिसने उसके बरसों पुराने अकेलेपन को चुनौती दी। माया के साथ बिताए गए चंद लम्हों ने माइक को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो हमेशा एक भूत बनकर ही जिएगा, या उसका भी कोई घर, कोई नाम और कोई भविष्य हो सकता है। ये आंतरिक संघर्ष उसके लिए खतरनाक था, क्योंकि एक चोर के लिए लगाव का मतलब है कमजोरी। फिर भी वो खुद को माया की ओर खींचने से रोक नहीं पाता, और यहीं से उसके नियमों की उस अभेद्य दीवार में पहली दरार दिखनी शुरू होती है, जो उसे आने वाले बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। दूसरी तरफ लॉस एंजल्स के शोरगुल और भ्रष्टाचार के बीच डिटेक्टिव लू ल्यूव्सनिक का अस्तित्व है, जो एलएपीडी का एक ऐसा अनुभवी सिपाही है जिसकी हड्डियां अब थकने लगी है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बिजली की तरह काम करता है। लू का चरित्र एक किरोगाबाद पेशे है, ऐसे शिकारी का है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपराधियों के पीछे भागने में बिता दी, और इसी जुनून की कीमत उसने अपनी शादी और अपने सुकून को खोकर चुकाई है। उसका कमरा फाइलों से भरा है, और उसकी मेज पर रखा कैलिफोर्निया का नक्शा, जिस पर 101 फ्रीवे को लाल धागे से मार किया गया है, उसकी हार और उसकी जिद की कहानी कहता है। लू अकेला ऐसा अधिकारी है जो ये समझ चुका है कि ये सारी डकैतियां किसी गिरोह का नहीं, बल्कि एक अकेले कलाकार का काम है। वो जानता है कि ये चोर कोई आम अपराधी नहीं है, वो नियमों से चलने वाला एक ऐसा पेशेवर है जो पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे रहता है। लू के लिए ये अब केवल एक केस नहीं रह गया था, बल्कि ये उसके वजूद की लड़ाई बन गई थी। लू का चरित्र चित्रण गहरा और भावनात्मक है। वह एक ऐसा आदमी है जो सिस्टम की राजनीति से नफरत करता है, लेकिन अपने काम से प्यार करता है। वह घंटों अकेले बैठकर उन डकैतियों के पैटर्न को समझता है, और अंततः उसे वह सुराग मिल ही जाता है जिसकी तलाश उसे सालों से थी, जेम्स डेविस का एक पुराना रिकॉर्ड। लू को पता चलता है कि यह भूत कभी एक अनाथ बच्चा था जिसे सिस्टम ने ठुकरा दिया था। लू और माइक के बीच एक अजीब सा मानसिक जुड़ाव है। लू उसे पकड़ना तो चाहता है, लेकिन वो उसके अनुशासन का सम्मान भी करता है। उसे पता है कि माइक और उसमें बहुत समानताएं हैं। दोनों अकेले हैं,
दोनों अपने काम के प्रति समर्पित हैं और दोनों ही दुनिया की नजरों में हाशिए पर है। लू अब उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जब माइक कोई मानवीय गलती करे, क्योंकि वो जानता है कि पूर्णता केवल एक भ्रम है और हर इंसान, चाहे वो कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी न कभी अपनी भावनाओं के हाथों मजबूर होकर सुराग छोड़ ही देता है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब शेरोन कॉम्स का प्रवेश होता है, जो एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली एक ठंडी और चालाक दिमाग की महिला है। शेरोन का चरित्र उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें कॉरपोरेट दुनिया में पुरुषों द्वारा दबाया गया है, और अब उसने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग बदला लेने के लिए करने का फैसला किया है। वो स्टीवन मुनरो नामक एक अहंकारी अरबपति के 60 मिलियन डॉलर के अवैध हीरों की लूट की पूरी योजना तैयार करती है और माइक को इस खेल में खींच लाती है। शेरोन जानती है कि माइक ही वो एकमात्र व्यक्ति है जो इस असंभव कार्य को अंजाम दे सकता है। माइक, जो आमतौर पर अकेले काम करता है, इस बार शेरोन की योजना और उस बड़ी रकम के लालच में आ जाता है। उसे नहीं पता था कि यह डकैती उसके सिलेबस की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। इसी बीच मनी नामक एक पुराने अंडरवर्ल्ड फेंस के जरिए ऑर्मोन का प्रवेश होता है, जो कहानी का सबसे खतरनाक और अस्थिर पात्र है। ऑर्मोन उस नई पीढ़ी का अपराधी है जिसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है और कोई धैर्य नहीं है। वो केवल खून खराबा और तुरंत प्रसिद्धि चाहता है। मनी माइक को किनारे करने के लिए ऑर्मोन को इस मिशन में शामिल कर लेता है, जिससे माइक की सावधानीपूर्वक बनाई गई एक पूरी योजना पर ग्रहण लग जाता है। योजना में अराजकता का बीज बो दिया जाता है। माइक ऑर्मोन से नफरत करता है क्योंकि वह उसकी कार्यप्रणाली के बिल्कुल विपरीत है। यहां से एक ऐसा चतुष्कोणीय संघर्ष शुरू होता है जहां एक तरफ माइक की सटीकता है, दूसरी तरफ लू का पीछा, तीसरी तरफ शेरोन की साजिश और चौथी तरफ ऑर्मोन का हिंसक पागलपन। विश्वास अब एक दुर्लभ वस्तु बन चुका था और हर पात्र दूसरे को धोखा देने की ताक में बैठा था। लूट का दिन आता है और बेवर्ली विल्शायर होटल का वह आलीशान पेंटहाउस स्वीट एक युद्ध क्षेत्र में बदल जाता है। माइक, जो एक सुरक्षा गार्ड के वेश में हीरों तक पहुंच चुका था, अचानक खुद को लू ल्यूब्सनिक के सामने पाता है। लिफ्ट के भीतर का वह दृश्य जहां माइक और लू एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिल्म का सबसे तनावपूर्ण क्षण है। शब्दों की कमी थी, लेकिन उनकी आंखों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। जैसे ही वे स्वीट के भीतर दाखिल होते हैं, ऑर्मोन अपनी सबमशीन गन के साथ हमला कर देता है। ऑर्मोन को न तो हीरों की परवाह थी और न ही किसी की जान की। वह बस अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। उसने मुनरो को गोली मार दी और पूरे कमरे को मौत के साए में ढकेल दिया। यहां माइक के सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट खड़ा होता है। क्या वह हीरो के साथ भाग जाए या अपने नियमों को तोड़कर कुछ और करे? इस निर्णायक मोड़ पर माइक वह करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह अपनी अहिंसा की कसम को तोड़ता है और लू की जान बचाने के लिए ऑर्मोन पर फायर कर देता है। ऑर्मोन की मौत के साथ ही माइक का वह साफ सुथरा रिकॉर्ड भी खत्म हो जाता है, लेकिन उसके भीतर का इंसान जीत जाता है। उसने एक ऐसे पुलिस वाले की जान बचाई जो उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा चुका था। खून से सने उस कमरे में हीरो की चमक फीकी पड़ जाती है और केवल 2 इंसानों का सच सामने आता है। माइक ने साबित कर दिया कि वो कोई मामूली अपराधी नहीं है, बल्कि उसके पास अपना एक नैतिक मूल्य है। पुलिस के सायरन की गूंज जब कमरे में पहुंचती है, तो लो और माइक के बीच एक मौन सहमति बनती है, जहां कानून और अपराध के बीच का अंतर मिट जाता है और केवल कृतज्ञता बचती है। कहानी का अंत लू ल्यूब्सनिक द्वारा लिए गए एक साहसिक और न्यायपूर्ण निर्णय से होता है। लू, जो अब तक माइक को सलाखों के पीछे देखना चाहता था, अब उसे एक नई जिंदगी का मौका देने का फैसला करता है। वह जानता है कि मुनरो जैसे लोग असली अपराधी हैं, जो कानून की आड़ में गंदा धंधा करते हैं, जबकि माइक ने एक जान बचाई है। लू मुनरो को धमकी देता है और हीरो को बदलकर असली हीरे शेरोन कॉम्स तक पहुंचा देता है,
ताकि वह अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। वह माइक को भागने का एक गुप्त रास्ता देता है। ये लू का अपना तरीका था उस व्यक्ति को सम्मान देने का जिसने उसे एक नया नजरिया दिया था। लू ने अपनी वर्दी की गरिमा को नहीं बल्कि अपनी इंसानियत की गरिमा को ऊपर रखा। अंतिम दृश्य में माइक अपनी सबसे प्रिय कैमेरो कार को लू के लिए छोड़ देता है, एक मूक उपहार और सम्मान का प्रतीक। वो खुद एक साधारण ट्रक में मैक्सिको की सीमा की ओर निकल जाता है, जहां वो अपने पुराने नाम, अपने पुराने अपराधों और अपने पुराने सिलेबस को पीछे छोड़ देता है। वो माया को एक संदेश भेजता है जो उसकी नई शुरुआत का संकेत है। दूसरी ओर लू उस पुरानी हरी कैमेरो को 101 फ्रीवे पर चलाता है और हवाओं में माइक की उस मशहूर लाइन की गूंज सुनाई देती है, नियमों को जानो तभी तुम उन्हें तोड़ सकोगे। ये कहानी एकासी मुक्ति पर समाप्त होती है, जहां न कोई जीता न कोई हारा, बस दो इंसानों ने एक दूसरे को पूर्णता प्रदान की। 101 फ्रीवे अपनी जगह बना रहा, लेकिन उस पर चलने वाले मुसाफिर हमेशा के लिए बदल गए थे।